रियलिटी भी फेक हो सकती है, ऑथर भी डेड हो सकता है और हिस्ट्री भी फिक्शन बन सकती है। Sounds crazy? Welcome to the postmodern age. So hello students, welcome back to CUTPG 24/7. This is Shalvi Singh. आज के सेशन में हम सिर्फ 10 मिनट में पोस्ट मॉडर्न एज को कवर करने वाले हैं, हमारे ब्रिटिश लिटरेचर की लास्ट एज। फ्रॉम एंग्लो सैक्सन टू पोस्ट मॉडर्न एज हम सारे कवर कर चुके हैं बस 10 मिनट में। ये जो सीरीज मैंने बनाई है आप लोगों के लिए सारे एजेस की, वो भी बस 10 मिनट में, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप एक फ्लो में भी बैठ के सारे वीडियोस को देख सकते हो और उनमें अपना नोट्स बना सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं द पोस्ट मॉडर्न एज की। सबसे पहले हम टाइमलाइन देखेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ कि सारे वीडियोस में बेटा, सारे एजेस में जो उनकी टाइमलाइन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन क्वेश्चन कैसे बनते हैं टाइमलाइन से मैं वो भी बता देती हूँ कि एक साइड में एज आएगा, एक साइड में ईयर्स आएंगे, आपको मैच इट करना होगा। तो पोस्ट मॉडर्न एज 1945 से प्रेजेंट तक हम मानते हैं। ठीक है, चलो डिफाइनिंग द पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट। तो टाइमलाइन की बात हमने कर ली है। तो इट बिगैन अराउंड 1945 इमीडिएटली फॉलोइंग द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का हमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है मॉडर्न एज, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमें पोस्ट मॉडर्न एज में। इस फैक्ट को आप याद रखोगे। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड के बाद स्टार्ट होता है पोस्ट मॉडर्न एज, कंटिन्यूज एज एन इवॉल्विंग मूवमेंट इनटू द प्रेजेंट, और इसको अभी भी मानते हैं कि ये चल रहा है पोस्ट मॉडर्न एज। फिलॉसफी क्या थी? तो फंडामेंटली क्वेश्चंस वेदर एब्सोल्यूट ट्रूथ और मीनिंग इवन एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन करता है या क्वेश्चन पुट करता है कि जो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एक एब्सोल्यूट मीनिंग है कि हर चीज का एक परफेक्ट मीनिंग होता है, हर चीज का एक परफेक्ट ट्रूथ होता है, वो होता भी है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है एक पुट करता है। ठीक है, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी, कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशंस एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। डाइवर्सिटी हो गई मतलब अलग अलग तरीके का पर्सपेक्टिव हो गई, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, इन सारी चीजों को पोस्ट मॉडर्न एज सेलिब्रेट करती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, एक बार कंपैरिजन करते हैं मॉडर्निज्म में और पोस्ट मॉडर्निज्म में। सर्च फॉर मीनिंग वर्सेस क्वेश्चन ऑफ मीनिंग। मतलब कितनी सही लाइन है ये ना, कि एक में हम मीनिंग ढूंढ रहे हैं और एक में हमने मीनिंग पे क्वेश्चन ही कर दिया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन मार्क मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे। तो मॉडर्निज्म की अगर बात करें तो मॉडर्निज्म में हम क्या कर रहे थे? तो सर्चेस फॉर मीनिंग इन chaos वर्ल्ड, अटेम्प्ट्स टू कंस्ट्रक्ट ऑर्डर एंड फाइंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लोग क्वेश्चंस तो पुट कर रहे थे, बट फिर भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो थोड़ा फेथ, थोड़ा सा ऑर्डर, थोड़ा सा विश्वास लोगों के अंदर था। बट वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर लोगों ने सोचा कि मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कि भैया इसके बाद अब हम क्या ही देख सकते हैं, इससे बुरा क्या ही होगा। लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए, उससे बुरा क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद लोगों का तो पूरा भरोसा ही टूट गया कि मतलब अब 2 बार वॉर देख लिया तो अब भैया क्या ही। तो मॉडर्निज्म के टाइम लोग या फिर लिटरेचर सर्च कर रहा था मीनिंग के लिए इस क्योटिक से वर्ल्ड में, और हम एक एब्सोल्यूट ट्रूथ और एक ऑर्डर में बिलीव कर रहे थे। बट पोस्ट मॉडर्न एज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारा विश्वास, सारा फेथ, सब कुछ खत्म हो चुका है, धराशाही हो चुका है। क्वेश्चंस वेदर एनी फिक्स्ड मीनिंग एग्जिस्ट। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या कोई फिक्स्ड मीनिंग एग्जिस्ट करता भी है। आप इसको कनेक्ट कर सकते हो जैक डेरिडा के डीकंस्ट्रक्शन के कंसेप्ट के साथ। डीकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट था जैक डेरिडा का, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी चीज की मीनिंग को जानने के लिए हमें उसे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मीनिंग फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, एम्ब्रेसेस फ्रेगमेंटेशन एंड मल्टीपल रियलिटीज। फ्रेगमेंटेशन हो गया, मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो गया, ये उसको सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसका हमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है पोस्ट मॉडर्निज्म में। तो पहले हमारे पास वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड ही है, उसकी मैं बात कर चुकी हूं। इसके एंड को हम इस बिगनिंग का एरा मानते हैं। देन द कोल्ड वॉर डिफाइंड बाय आइडियोलॉजिकल डिवीजन एंड ग्लोबल टेंशन। डीकोलोनाइजेशन, बहुत सारी कंट्रीज अब डीकोलोनाइज्ड हो रही थी। अब उनके ऊपर से ब्रिटिश एम्पायर का जो एक रूल था वो खत्म हो रहा था। तो अब कंट्रीज फ्री हो रही थी, अपने अपने पर्सपेक्टिव से वर्क लिख रही थी। बात करें एशिया की, बात करें अफ्रीका की, बात करें अमेरिका की, तो अपनी अपनी कंट्रीज में लोग अपना अपना लिटरेचर लिख रहे थे अपने अपने तरीके से। सोशल मूवमेंट, द पर्पज ऑफ सिविल राइट एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट। इस टाइम तक फेमिनिज्म भी आ चुका था और सारे लोगों के लिए एक जो रियल राइट है, कोई भी राइट हो गया, वो एजुकेशन का, जॉब का, हर चीज का सामने आ रहा था। ग्लोबलाइजेशन, द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिकल एंड कल्चर। और टेक और मीडिया की बात करें तो इस टाइम पर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज और मीडिया अपने पीक पे थी, फ्लरिश हो रही थी। तो इस वजह से भी हमें एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है लाइक सब चीजों का पोस्ट मॉडर्निज्म पे। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ कंसेप्ट्स।
अब बात करते हैं की लिटरेरी फीचर्स की, कि कैसे कैसे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं लिटरेचर में। तो रिजेक्शन ऑफ फिक्स ट्रूथ, कि कोई फिक्स ट्रूथ नहीं है, कोई फिक्स भगवान नहीं है, सारी चीज के मल्टीपल ट्रूथ हो सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकती हैं। देन फ्रैगमेंटेशन, इंटरटेक्चुअलिटी, मेटाफिक्शन, इन सारी चीजों को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरटेक्चुअलिटी टर्म किसने कॉइन की, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। आयरनी और पैरोडी, मल्टीपल नैरेटिव्स, अब हम किसी एक इंसान के नैरेटिव से स्टोरी को नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे नैरेटिव्स देखने को मिलेंगे। मिक्सिंग ऑफ हाई एंड पॉपुलर कल्चर, ओपन एंडिंग्स, एंडिंग कैसी रहेगी, ओपन। अब आपको समझना है कि एंडिंग में क्या हुआ, हीरो हीरोइन एक हुए कि नहीं हुए, हीरो अपनी माँ को बचा पाया कि नहीं बचा पाया, हीरो को सक्सेस मिली कि नहीं मिली, या फिर जो भी है। तो एंडिंग जो है वो बेसिकली ऑडियंस पे छोड़ देते थे राइटर्स, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न राइटर्स रिटर्नली ब्लर द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन, पोस्ट मॉडर्न राइटर्स क्या कर रहे हैं, रियलिटी और फिक्शन के बीच के लाइन को ब्लर कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि रियलिटी क्या है और फिक्शन क्या है, ठीक है। तो ये सारे थीम्स हैं इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी एंड सेल्फ, कैरेक्टर्स अपनी ही आइडेंटिटी ढूंढने में लगे हुए हैं। रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मोह है, क्या माया है, ठीक है। अनसर्टेनिटी, डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म, कंज्यूमर कल्चर और टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, पावर एंड लैंग्वेज, ये सारे आपको थीम्स देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं मेजर लिटरेरी टेक्निक्स की, जो पीछे थे 2-3 टर्म मैंने बोला कि हम आगे डिस्कस करेंगे, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो इंटरटेक्चुअलिटी, अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि कौन है जिन्होंने ये वर्ड कॉइन किया। इस टर्म को कॉइन किया था जूलिया क्रिस्टीवा ने, ठीक है। शी इज फ्रेंच क्रिटिक्स, और उनका कहना था कि कोई भी जो वर्क होता है वो किसी ना किसी पुराने वर्क से इंस्पायर्ड होता है या कनेक्टेड होता है, वो किसी के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकता है, जॉनराज के थ्रू, मोटिव्स के थ्रू, कैरेक्टर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, एनीथिंग। तो उसी को हम बोलते हैं इंटरटेक्चुअलिटी। वन टेक्स्ट डायरेक्टली रिफर्स टू और बिल्ड अपॉन अनदर, जैसे कि हम बात करें तो आपको इंटरटेक्चुअलिटी में बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा रोज़नक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टन आर डेड बाय सैमुअल बेकेट, बाय टॉम स्टॉपर्ट। तो इसके ये जो दोनों कैरेक्टर हैं वो शेक्सपियर के जो हैमलेट प्ले के कैरेक्टर थे उससे इंस्पायर्ड है, और एक स्टोरी भी उससे ही इंस्पायर्ड है। तो यही है इंटरटेक्चुअलिटी। देन वी हैव मेटाफिक्शन, फिक्शन दैट इज सेल्फ अवेयर एंड इट्स नोन इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, कि कोई जो वर्क है वो हमें खुद बता रहा है कि वो फिक्शन है, हमें मतलब हमें वो अपने में गुमने नहीं दे रहा है, हमें वो रियलाइज करा रहा है कि देखो देखो ये फिक्शन है, ये रियल स्टोरी नहीं है। तो मेटाफिक्शन में क्या होता था कि मतलब कुछ भी हो रहा है, लाइक स्टेज है तो लाइट ऊपर से लटक रही है, या फिर बीच में कोई झाड़ू लगाने आ जा रहा है, या फिर जो कैरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टली प्ले के बीच में ऑडियंस से बातें कर रहे हैं। तो यही है मेटाफिक्शन। तो ये जो जो कैरेक्टर है या फिर जो एक्टर है वो बीच में अगर किसी सामने वाले ऑडियंस से बात करता है तो इसको बोलते हैं हम ब्रेकिंग ऑफ फोर्थ वॉल। हम मानते हैं कि थिएटर में, प्ले में 4 तरीके के वॉल होते हैं, एक मेरे पीछे है, एक मेरे इस साइड है और एक मेरे इस साइड है। सामने एक ट्रांसपेरेंट वॉल होती है बिटवीन द एक्टर एंड द ऑडियंस। अगर एक्टर बीच में अचानक से बात करने लग रहा है ऑडियंस से तो उसने वो ट्रांसपेरेंट वॉल ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो दैट्स ब्रेकिंग ऑफ फोर्थ वॉल, ठीक है। पेस्टिश, द कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड जॉनरास, हमने किसी राइटर की जॉनरा को पिक कर लिया, किसी राइटर के स्टाइल को पिक कर लिया और कोई वर्क लिख दिया, दैट्स कॉल्ड पेस्टिश, ठीक है। देन बात करते हैं पैरोडी की, अ ह्यूमरस एंड क्रिटिकल इमिटेशन ऑफ स्टाइल ऑफ वर्क, किसी भी वर्क का ह्यूमरस इंटरप्रेट करना, उसको थोड़ा सा मजाक बना देना, उस पर थोड़ा सा क्रिटिकली इमिटेट कर देना, दैट्स कॉल्ड आयरनी। और मैजिकल रियलिज्म, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ब्लेंडिंग हाईली रियलिस्टिक सेटिंग विथ मैजिकल एलिमेंट्स, बहुत ही रियलिस्टिक सेटिंग है, एकदम घर की कहानी है मेरे, और मेरे घर में अचानक से एक दिन भूत आके खड़ा हो गया और बोल रहा है और बताओ मैम कैसे हो आप, मैं बोलूँ कि मैं एकदम बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो, अजीब लगा ना, दैट्स मैजिकल रियलिज्म। अगर यहाँ मैं मतलब मेरा घर नहीं है, अगर स्टूडियो में आ जाए भूत और मुझसे बोले मैम बताओ आप कैसे हो, मैं तो निकल के भाग जाऊंगी, मैं तो नहीं कहूंगी ना हाँ मैं बढ़िया तुम बताओ कैसे हो। बट अगर ये वर्क है और इसमें मैजिकल रियलिज्म का तड़का है तो भूत आएगा, पूछेगा मैम आप कैसे हो, मैं बोलूंगी मैं तो बढ़िया हूँ तुम बताओ कैसे हो, दैट्स कॉल्ड मैजिकल रियलिज्म। मतलब सेटिंग बहुत ही रियलिस्टिक है और उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट आ रहा है, मैजिकल एलिमेंट आ रहा है, बट मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ जैसे वो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है, बस मैं कह रही हूँ कि वो मेरा दोस्त है। तो अगर ऐसी चीजें हैं कि रियलिस्टिक सेटिंग पे आपको मैजिकल चीजें देखने को मिल रही हैं,
सुपर नेचुरल चीजें देखने को मिल रही हैं, बट बहुत ही नॉर्मल है सब कुछ, फिर भी कुछ अटपटा नहीं लग रहा है किसी को। दैट्स मैजिकल रियलिज्म। ये हमें देखने को मिलता है सलमान रश्दी के वर्क द मिडनाइट चिल्ड्रन में। ठीक है, तो राइटर्स की बात कर लेते हैं, नॉवेलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो सलमान रश्दी आ चुके हैं हमारे पास। सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस, मार्गरेट अटवुड का द हैंडमेड्स टेल और एलियस ग्रेस, युम्बर्टो ईगो का द नेम ऑफ द रोज, काजुओ इशिगुरो का द रिमेन्स ऑफ द डे, नेवर लेट मी गो। देन बात करते हैं ड्रामेटिस्ट की। अभी फिलहाल हम फ्लो में पढ़ रहे हैं 10 मिनट के सेशन में, तो बस हम नाम देख रहे हैं। देन सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो, जिसमें दो एक्टर्स, दो नॉर्मल लोग वेट कर रहे हैं किसी तीसरे का, तीसरा बंदा आता ही नहीं है। टॉम स्टॉपर्ट का, जो मैंने बोला था, रोजनक्रेंस एंड गिल्डनस्टन आर डेड, हैरल्ड पिल्टर का द बर्थडे पार्टी और द होम कमिंग, और एंजेला कार्टर का द ब्लडी चेंबर। देन वी हैव द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एज। तो इस एज ने चैलेंज किया था किसको? ट्रेडिशंस को, सारी चीजों को अपने तरीके से मोल्ड किया था, फ्रेगमेंटेट किया था, अपने तरीके से कुछ प्रेजेंट किया था। बाउंड्रीज को ब्रेक कर दी थी। एक्टर्स अब डायरेक्टली ऑडियंस से बात कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है प्ले में, ओपन एंडिंग प्लेज हैं। देन बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। अब हम एक पर्सपेक्टिव से वर्क को नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से वर्क को पढ़ेंगे। रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी, चैंपियंस डाइवर्स वॉइसेस एंड कल्चर पर्सपेक्टिव्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंस हमें सारे वर्क्स में देखने को मिल रहा था, बिकॉज अब जो लिटरेचर है वो अलग अलग वर्ल्ड से पढ़ा जाने लगा था। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो द पोस्ट मॉडर्न एज ट्रांसफॉर्म लिटरेचर बाय ब्रेकिंग ट्रेडिशन रूल्स एंड एम्ब्रेसिंग एक्सपेरिमेंटेशन, डाइवर्सिटी एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। इसने ट्रेडिशन को, कल्चर को ब्रेक कर दिया, नैरेटिव्स को ब्रेक कर दिया, अपने हिसाब से वर्क को लिखा, उसमें ऐड किया एक्सपेरिमेंटेशन, डाइवर्सिटी, मल्टीपल नैरेटिव्स, इंटरटेक्चुअलिटी, मैजिकल रियलिज्म, सारी चीजें ऐड कर दी। बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट एवरी रीडर में डिस्कवर्ड अ डिफरेंट मीनिंग इन द एग्जाम इन द सेम टेक्स्ट। और इसके हिसाब से अब जो रीडर है वो अलग अलग रीडर्स को उसके अलग अलग मतलब समझ में आते हैं। वेटिंग फॉर गोडो, उस गोडो को कोई उनका बॉस समझता है, उस गोडो को कोई भगवान समझता है, उस गोडो को कोई मिस्टर इंडिया समझता है। आप कुछ भी समझ सकते हो गोडो को। अब आप समझते रहो कि गोडो आया कि नहीं आया। दैट्स पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट। ठीक है, तो एक बार हम ये रिवीजन कर लेते हैं। टाइमिंग मैं बता चुकी हूँ, 1945 टू प्रेजेंट, हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कोल्ड वॉर, डिकोलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। टर्म्स की बात करें तो इंटरटेक्चुअलिटी, मेटाफिक्शन, पेस्टीज, पैरडी, मैजिकल रियलिज्म, ओपन एंडिंग और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, बाकी ये चीजें आप लोग देख लेना, मेजर फिगर्स, थीम्स और वन लाइनर। ओके, क्लियर है? तो दिस इज द पोस्ट मॉडर्न एज फॉर यू। ये रही हमारे पास जो एक आपके लिए सरप्राइज है कि सारे CUET PG बैचेस पे आपको 3x बेनिफिट सेल का ऑफर मिल रहा है स्टूडेंट्स। इन दिस यू कैन हैव 47% का ऑफ विद द डबल वैलिडिटी एंड द लोएस्ट प्राइस एवर। अगर आप कूपन कोड यूज करोगे SS02 तो ये आपको तीनों फायदे मिलेंगे। पहला क्या है? 47% तक का ऑफ, दूसरा है डबल वैलिडिटी और तीसरा है लोएस्ट प्राइस एवर। ठीक है, और ये रहा मेरा बैच MA इंग्लिश अल्टीमेट 2.0 बैच, जहां आप सेम कूपन कोड यूज करके बैच में इनरोल कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हाफ जुलाई हो चुका है, इसके बाद त्योहारों का सीजन आने वाला है, तो हम कहाँ बिजी हो जाएंगे? त्योहार में। फिर आ जाएगी ठंड, ठंड के बाद आपका एग्जाम। तो बेटा पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। ऐसे 10 मिनट में सिलेबस तो खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, और दिस इज टेलीग्राम फॉर यू। QR को स्कैन करो और ग्रुप में ऐड हो जाओ फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लिंक्स, PDFs ETC। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप पोस्ट मॉडर्न एज आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, और ऐसे ही 10 मिनट में हम ऐसी और अच्छी वीडियोस को मैं आपके लिए लेके आऊंगी। बट आपका पहला काम क्या है? एंग्लो सैक्सन से लेके पोस्ट मॉडर्न एज के सारे वीडियोस को देखना, उनके नोट्स बनाना। ठीक है, एजेस को बहुत अच्छे से कवर करो स्टूडेंट्स, तभी जो है उनके राइटर्स, उनके वर्क्स, उस एज में क्या पॉपुलर था क्या नहीं था, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना, और या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।